हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, दृष्टि का ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का टेस्ट सीरीज है 2023 के लिए प्रीलिम्स का। सो यहाँ पर हम इसको कंडक्ट करवा रहे हैं। लेटेस्ट टेस्ट जो इस समय टेस्ट नंबर 8 है वो चल रहा है। सो अगर आप इसको कवर अप करना चाहते हो तो चैनल से जुड़ जाइए और हर एक वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट देखिए। विद एक्सप्लेनेशन चलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और उसका विकल्प नहीं बताएंगे और उसका आंसर नहीं बताएंगे। यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में क्या कुछ आपको याद रखना है, क्या कुछ आप छोड़ सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। पीडीएफ चाहिए तब भी आप टेलीग्राम पर मेरे से बात कर सकते हैं, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर सबसे पहला काम आपको यही करना है कि वीडियोस को कंप्लीट देखिए, क्योंकि अगर पीडीएफ भी लेंगे तो उसमें बहुत अननेसेसरी चीज़ें दे रखी हैं जो इररिलेवेंट है आपके एग्जाम से। अब 30-35 दिनों के अंदर आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको करना वो है कि जो इंपॉर्टेंट है वो सब एटलीस्ट आपका 2 से 3 बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारी अप्रोच रहेगी इसको कवर अप करवाने की। सो आइए आगे बढ़ते हैं, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब बेसिस पर करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी आपको कोई पेमेंट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए और यहाँ पर इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम पे, और जितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे मिले हर एक क्वेश्चन को लगाइए, देखिए आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को एकदम से आप मगअप कर लीजिए बढ़िया से, ताकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस आए तो आप एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं वो, ठीक है। आपको याद होना है, बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कराए जाए उन हर एक क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से पढ़िए, उस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इसके लिए आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल के हमारे ज्वाइन करना है उसको, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया हुआ है उसका। ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष ये कौन बनी? रंजना प्रकाश देसाई, निधि राजदान, श्रेय डिसूजा, या फिर ये है आपका संजना गणेशन। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि रंजना प्रकाश देसाई जो है ये भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो रंजना प्रकाश देसाई ये पूर्व न्यायाधीश रही हैं सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि अगर हम बात करते हैं भारतीय प्रेस परिषद की, पीसीआई की, तो ये एक वैधानिक निकाय है। और जो प्रेस परिषद अधिनियम 1978, ये ईयर आपको एज इट इज़ याद रखना चाहिए, इसके तहत प्रिंट मीडिया और जो उसके कार्य हैं इनको संचालन को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो प्रेस के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रेस परिषद जो है ये किस तरीके का है, संवैधानिक निकाय है या फिर ये वैधानिक निकाय है या फिर ये अर्ध न्यायिक निकाय है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने चाहिए कि ये जो है एक वैधानिक निकाय है और अर्ध न्यायिक निकाय है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पीसीआई की जो अध्यक्ष होती है इसकी नियुक्ति किस तरीके से करी जाती है, तो इसमें 3 सदस्यों की एक चयन समिति होती है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष रहते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष रहते हैं और पीसीआई के सदस्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। तो इस तरीके से नियुक्ति होती है किसकी? पीसीआई के अध्यक्ष की, ठीक है। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है ऑपरेशन महिला सुरक्षा ये शुरू किया गया था सशस्त्र सीमा बल के द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, या फिर रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन महिला सुरक्षा। सो यहाँ पर थ्योरी पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो आरपीएफ है, ठीक है, ये क्या है, क्या कुछ आरपीएफ के बारे में है, कब इसका गठन किया गया, बहुत सारी चीज़ें बता रखे हैं, बट वो इररेलेवेंट सी हैं। आपको सिंपली यही याद रखना है कि जो आरपीएफ है यानी कि रेलवे सुरक्षा बल, इसके द्वारा महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन महिला सुरक्षा इसको शुरू किया गया, ठीक है। अब बाकी जैसे यहाँ पर ये सब दिया हुआ है कि कितने लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया इस अभियान के तहत, ये कोई मतलब नहीं है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर आरपीएफ की बात करें तो ये केंद्रीय सशस्त्र बल है, इतना भर याद रखिए सफिशिएंट है। अब इसकी उत्पत्ति कब हुई थी या फिर कब संसद ने एक अधिनियम के द्वारा इसको जो है रेलवे सुरक्षा बल के रूप में एक वैधानिक दर्जा दिया इसको, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पर एक बार इसको रीड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है नैरोबी मक्खियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला है यहाँ पर कि इसे ड्रैगन बग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है वे एक शक्तिशाली अम्लीय पदार्थ छोड़ सकते हैं जो मानव त्वचा पर जलन पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है कि इसको ड्रैगन बग के नाम से भी जाना जाता है, इस वाले स्टेटमेंट की बात करें या फिर हम बात करें कि वे एक शक्तिशाली अम्लीय पदार्थ छोड़ सकते हैं जो कि मानव त्वचा में जलन पैदा कर सकता है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं नैरोबी मक्खियों के बारे में। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, जिसके अंदर कथन 1 और 2 दोनों ही सही हो, तो इस तरीके से आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आइए अब थ्योरी पार्ट को देखते हैं। देखिए जो मेन बातें हैं आपको याद रखनी है वो उतना ही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अगर हम बात करें किसकी, नैरोबी मक्खियों की, तो ये स्थानिक कीट हैं पूर्वी अफ्रीका का, ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नैरोबी मक्खियाँ, इनको जो है केनियाई मक्खी या फिर ड्रैगन बग इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट याद रखिए। इसके बाद ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर दी हुई हैं ये इनका कोई भी मतलब नहीं है, एकदम इर्रेलेवेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन बात है कि मानव शरीर पर या फिर मानव त्वचा पर जो इसका प्रभाव पड़ता है वो इस वजह से पड़ता है क्योंकि ये अम्ल छोड़ती हैं। अब उस अम्ल को कहते क्या हैं, इतना भर आपको और याद रखना है कि उत्सर्जित पदार्थ को क्या बोला जाता है, पेड्रिन बोला जाता है। ठीक है, बस इतना भर आप इसके बारे में याद रखिए। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण हेतु पेरोल ऑटोमेशन पद्मा इसका उद्घाटन किया। अब ये वित्त मंत्रालय ने किया, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी यानी कि रक्षा मंत्रालय। अब इसके थ्योरी पार्ट को देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको याद रखनी है, वो है कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। अब किसके लिए किया गया, भारतीय तटरक्षक बल के लिए। ठीक है, ताकि उनकी सैलरी और जो उनके भत्ते हैं उसको एक स्वचालित माध्यम से ऑटोमेटेड तरीके से जो है वो दिया जा सके। बस इतना भर ही आपको इसके अंदर याद रखना है। बाकी अब ये पद्मा के संबंध में जो मुख्य बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं एकदम इर्रेलेवेंट है, एग्जामिनेशन में कुछ पूछा नहीं जाएगा, ना ही इसके महत्व से रिलेटेड यहाँ पर आपसे एग्जामिनेशन में कुछ पूछा जा सकता है। सो मेरे हिसाब से इसको आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगे तो आप यहाँ पर स्क्रीन पॉज करिए और इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करी गई है कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला है, इसे ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC द्वारा जारी किया जाता है, ये वाली बात एकदम सही है। दूसरा है, वर्ष 2020 और 2021 के बीच दुनिया भर में अफीम का उत्पादन 7% बढ़ा है, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के संबंध में। तो हमारा आंसर क्या होगा, जिसके अंदर दोनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट ठीक बताए गए हों। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी यानी कि कथन 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हैं। आइए अब देखते हैं क्या कुछ इस रिपोर्ट में दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, जो अभी हमने क्वेश्चन में भी देखी थी, वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा इसको जारी कराया जाता है ड्रग्स एंड क्राइम रिपोर्ट, क्राइम पर जो ये रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे यहाँ पर देखें तो भारत के बारे में क्या इसके अंदर कुछ कहा गया है। तो भारत जो है वो उपयोगकर्ताओं यानी कि जो कंज्यूमर वाली कैटेगरी है उसमें इंडिया जो है दुनिया में सबसे बड़े अफीम बाज़ारों में से एक है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर भी कंज्यूम किया जाता है अफीम। इसके बाद भारत में वर्ष 2020 में तकरीबन 5.2 टन अफीम की चौथी सबसे बड़ी मात्रा जो है वो जब्त की गई है, जबकि तीसरी सबसे बड़ी मात्रा में मॉर्फिन भी जो है उसी वर्ष यानी कि 2020 में जब्त की गई है। और भारत में 2020 में लगभग 3.8 टन हीरोइन जब्त की गई है, जो दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी मात्रा है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये एग्जैक्टली याद नहीं रखना डेटा कि कितने कितने टन की यहाँ पर ये अफीम हो गई या मॉर्फिन हो गई या फिर हीरोइन हो गई, इसको जब्त किया गया है। सिंपली इतना ही याद रखिए कि इंडिया जो है दुनिया के सबसे बड़े अफीम उपयोगकर्ता बाज़ारों में से एक है। इसके बाद आगे हम बात करें कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ यहाँ पर बोला गया है। तो 15 से 64 वर्ष की आयु के लगभग 284 मिलियन लोगों ने 2020 में विश्व भर में नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया, जो पिछले दशक की तुलना में 26% अधिक है। तो यहाँ पर ये खाली परसेंटेज याद रखेगा, 26% का इंक्रीमेंट दर्ज किया गया है।
विश्व भर में अफीम का उत्पादन वर्ष 2020 और 2021 के बीच 7% बढ़ा है। ठीक है, तो ये परसेंटेज इंक्रीमेंट जो हुआ है इसको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेनली अफगानिस्तान में उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, महिलाएं जो हैं वो विश्व स्तर पर नशीली दवाओं के उपयोगकर्ता के मामले में अल्पसंख्यक हैं, फिर भी पुरुषों की तुलना में उनमें नशीली दवाओं की खपत की दर और नशीली दवाओं के उपयोग विकारों की प्रगति में तीव्र वृद्धि हुई है। मतलब धीरे धीरे जो फीमेल्स हैं वो भी नशीली दवाओं के संपर्क में आने लगी हैं, उसका ज़्यादा यूज़ करने लगी हैं। इसके बाद आगे हम बात करें, युवा लोग वयस्कों की तुलना में अधिक जो दवाएं हैं, नशीली दवाएं हैं, इनका यूज़ करना जारी रखे हुए हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निदान पोर्टल ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा या फिर आयकर विभाग के द्वारा? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। आइए अब थ्योरी पार्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी, वो ये कि किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब बाकी जो यहाँ पर ये दे रखा है कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ई जेल रिपोजिटरी से अपना डेटा प्राप्त करेगा, या ये सारी चीज़ें ना, इनका कोई मतलब नहीं है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये सभी नशीले पदार्थों के अपराधियों से संबंधित डेटा के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। ये अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आप इसको इसी तरीके से अगर स्टेटमेंट आता है तो आप ऑब्वियस ही बात है इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी खास ऐसा नहीं है जो एग्जामिनेशन में और उससे कुछ बन पाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 97 नंबर के। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 इसका आयोजन किया गया? अब ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, तो ये बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 इसके आयोजन में कौन कौन संलग्न था? एक तो आपका ये जो ऑप्शन 1 है यानी कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग, दूसरा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, ये दोनों ही इसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1 और 2, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अब यहाँ पर बात करें इसका आयोजन कब हुआ था? 2022 में प्रधानमंत्री जो है अपने मोदी, इन्होंने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका उद्घाटन किया। ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि उद्घाटन किसने करा, तो नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था नई दिल्ली में। ठीक है, आगे हम इसमें बात करें तो इसको किसके द्वारा मतलब संयुक्त रूप से आयोजित करा गया? तो उसमें जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, ठीक है, और दूसरा आपका जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ये दोनों ही इसके अंदर इन्वॉल्व थे। इसका आयोजन BIRAC की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किया गया और इस एक्सपो की थीम, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन आत्मनिर्भर भारत की ओर। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिए। अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ बोला है? इन्होंने ये बोला कि भैया ये देश का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो देश में बायोटेक क्षेत्र की विशाल वृद्धि का प्रतिबिंब है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बायोटेक उत्पादों का एक पोर्टल इसको भी लॉन्च किया। ठीक है, बस ये चीज़ यहाँ पर याद रखिए। 2 दिवस का ये कार्यक्रम था, इतना भर और यहाँ पर याद रख सकते हैं। बाकी आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आपसे पूछा गया है द शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है कौन से ईयर में हुई थी? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 1925, 1925 में द शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर इसके थ्योरी पार्ट की बात करें तो जुलाई 2022 में गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में द शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसके 80वां वार्षिक दीक्षांत समारोह जो है उसको आयोजित किया गया। शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि STAI चीनी उद्योग और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े पेशेवर का राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष मंच है। ये एक गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है। स्थापना हुई थी 1925 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये दोनों बातें याद रखिएगा।
इस संगठन में वर्तमान में 3000 के करीब सदस्य हैं। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप करिए इनको। इसके बाद आगे हम बात करें तो राष्ट्रपति की अध्यक्षता में इस संघ का प्रबंधन एक निर्वाचित परिषद के द्वारा किया जाता है, जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 पेशेवर जो होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है। STAI सदस्यों द्वारा प्रति 3 वर्ष में चुनी गई इस परिषद को अनुसंधान और जांच पर स्थायी समितियों, प्रकाशनों पर सलाहकार समिति और ICUMSA की भारतीय राष्ट्रीय समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हैं जो आपको बेसिकली याद रखने। एक तो राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जो ये संघ का प्रबंधन है इसके लिए एक निर्वाचित परिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब अध्यक्ष होता है कौन, राष्ट्रपति, और जो इस पूरे संघ का प्रबंधन है वो एक निर्वाचित परिषद के द्वारा किया जाता है, जिसमें 30 पेशेवर लोग शामिल होते हैं। ये नंबर यहाँ पर याद रखिएगा, 1925 याद रखिएगा, हेडक्वार्टर नई दिल्ली याद रखिएगा। इसके अलावा इस परिषद के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं जो आपको बेसिकली यहाँ पर याद रखने हैं। चलिए, इसके बाद अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं, ये जो परिषद है इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है हर 3 साल में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू करी गई। अब ये संभव पोर्टल है या फिर ये मंथन प्लेटफॉर्म है या फिर ये प्रगति है या फिर समाधान। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, मंथन प्लेटफॉर्म। इसको सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है ताकि उद्योग और अनुसंधान संस्थान जो हैं इनके बीच में सहयोग को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो ये आपका मंथन प्लेटफॉर्म, इसको आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब यहाँ पर थ्योरी पार्ट की बात करें तो जैसा अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि बेसिकली आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच में जो एक सहयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए मंथन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य देश की प्रौद्योगिकी क्रांति में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को शामिल करना। ठीक है, ये मेन इसका काम है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और ख़ास ऐसा नहीं है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए, तो आई होप कि इसको यहाँ पर स्किप किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको एक अभिकथन दिया हुआ है, एक कारण दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपको कूट की हेल्प से बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। सो अभिकथन है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें अपने वनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न वनीकरण अभियान चलाती हैं। इसमें जन भागीदारी वाले सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम भी शामिल हैं। अब यहाँ पर कारण क्या है, मंत्रालय ने वन और हरियाली महोत्सव, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व वानिकी दिवस जैसे अवसरों पर विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई अधिसूचना जारी की। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आएगा कि अभिकथन और कारण दोनों यहाँ पर सही हैं, और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान से एक बार देखेंगे ना तो आप अपने आप ही इसको समझ पाएंगे कि भाई यहाँ क्या इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है पहले में जो अभिकथन है कि राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इसकी सरकारें जो हैं वनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चलाती रहती हैं। अब दूसरे इसमें रीज़न में क्या दिया हुआ है कि मंत्रालय ने जो है वन और हरियाली महोत्सव, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वानिकी दिवस जैसे अवसरों पर विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई अधिसूचना जारी करी। मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वैसे अभियान चलाती हैं, यहाँ पर बोला गया है कि कई तरीके की अधिसूचना जारी की गई। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो स्टेटमेंट है और जो रीज़न है दोनों तो सही हैं ही। इसके अलावा रीज़न सही तरीके से इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अधिसूचना जारी करने वाली बात यहाँ पर कही गई है। अब इसका थ्योरी पार्ट एक बार देख लेते हैं। तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि वृक्षारोपण और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए कि हरियाली महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया। ठीक है, तो ये नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, हरियाली महोत्सव के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर मनाया गया और किसके द्वारा मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकारें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के पुलिस संस्थानों और दिल्ली के विद्यालयों के सहयोग से वृक्षारोपण
अभियान चलाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के विद्यालयों में अब ये छात्र देते, इको टास्क फोर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कि ओवरऑल 2500 से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मंत्रालय ने वन हरियाली महोत्सव, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व वानिकी दिवस जैसे अवसरों पर विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए और लोगों की भागीदारी को यहाँ पर प्रमोट किया। ये सारी चीज़ थी इसके अंदर, बाकी कुछ खास नहीं है जो आप यहाँ पर कहीं नोट डाउन कर सकें, ठीक है, क्योंकि ये एकदम जर्नल से यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो अगर आपने नहीं भी पढ़े तब भी आप उसको उसी तरीके से कंसिडर करेंगे, एग्जामिनेशन में आप उसको ऑप्ट करेंगे, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारा ये टेस्ट सीरीज़ है इसको हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, अब आपको करना इस तरीके से ताकि कम समय में सारी चीज़ें कवर अप हो जाए। इर्रेलेवेंट डेटा स्किप करते हुए चलना है, जो एग्जामिनेशन में नहीं आएगा उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी के लिए यही है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आपकी तैयारी पहले से बहुत प्रगाढ़ है, तब आप स्क्रीन को पॉज करके जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ उस सब चीज़ को आप पढ़ लीजिए, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल जितना मुझे समझ में आता है कि हाँ कौन सी चीज़ आएगी कौन सी नहीं आएगी, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। चलिए फिर आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। अभी 50 क्वेश्चन और बचे हैं और उनको जल्द ही कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच।